ओम साई राम। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केस स्टडी ऑन फीवर विद अनीमिया। इसकी हेल्प से आप बना सकते हो केस प्रेजेंटेशन एंड एनसीपी। सबसे पहले जब आप ये रिक्वायरमेंट अपनी बनाते हो तो आइडेंटिफिकेशन डाटा हम पेशेंट का लिखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा है और फाइनल जो डायग्नोसिस है वो फीवर विद अनीमिया है। अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना, जो नॉर्मल वैल्यू होता है एचबी का उससे कम हो जाना। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड अनीमिया। और फीवर भी आपको पता ही है। चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है, जो पेशेंट की कंप्लेंट जो पेशेंट बताएगा उसके अटेंडेंट बताएंगे वो आप लिखोगे। जैसे कि इसमें लिखा है लॉस ऑफ एपेटाइट है, साथ में ड्यूरेशन भी दी है कि 3 दिन से या 2 दिन से, जो भी प्रॉब्लम्स उसको है, वीकनेस है बॉडी है, कहीं इंसोम्निया है। तो अनीमिया जब होता है तो वीकनेस आती है, फीवर के साथ भी वीकनेस आती है पेशेंट को, बॉडी एक रहने लग जाता है और भूख भी कम लगती है। फिर हम लिखते हैं उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकली जो हिस्ट्री जैसे प्रेजेंट में है, फीवर है, अनीमिया है, तो वही आप इसमें लिखते हो। ये कंटिन्यूशन में ही आ गया है जो भी उसको प्रॉब्लम थी, साथ में सिम्टम्स वगैरह लिखे हुए हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बतानी है, पास्ट में जो है सर्जरी कोई हुई है पास्ट में तो वो भी आपको बताना है। प्रेजेंट में ऐसी कोई नीड नहीं है, मेडिसिन से ही ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। और अनीमिया तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की। तो उसकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स वगैरह हैं तो लिख सकते हो उसमें। डाइटरी पैटर्न कहता है, स्लीपिंग कैसी है उसकी, 2-3 आवर्स पर डे, यानी स्लीप उसको बहुत कम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। बाउल ब्लैडर हैबिट्स कैसी हैं, कौन सी उसकी हॉबीज़ हैं, ये सब लिख सकते हो। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली मेम्बर्स के नेम आएंगे इसमें और इस तरह कॉलम से आपको बनाना है। उसके बाद आप बनाओगे फैमिली ट्री। तो इस तरह से कुछ फैमिली ट्री बनाया जाता है। ये पेशेंट है हमारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद आप लिखोगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसमें हाउसिंग आ जाता है, यानी कि उनका हाउस कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी आ रही है उनके घर में, सैनिटेशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है जैसे कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और लाइट होती है, बल्ब यूज़ करते हैं हम, तो उस तरह से। और इनकम कितना आता है उनका, तो ये मंथ का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम जर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो वही इसमें है। आपको भी इस तरह से करना है और पेशेंट को पूरा आप चेक करके ये सब लिखते हो। हेड टू टो यानी कि कंप्लीट हम हेड, स्कैल्प, डैंड्रफ देखेंगे और फिर आइज चेक करते हैं, ईयर्स, इस तरह से हर एक सिस्टम से रिलेटेड हम हर पार्ट को चेक करते हैं। ओके, देन नोज़ है, माउथ है, देन नेक और फिर चेस्ट एरिया। नेक्स्ट ये आता है वाइटल चार्ट। तो इसमें वाइटल साइंस हम लिखते हैं। वाइटल साइंस में टीपीआर हम चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर साथ में। तो पेशेंट की जो वैल्यू आई है वो आप लिखोगे। जैसे कि पेशेंट को फीवर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इधर लिखा है ना, फीवर है, बीपी भी उनका थोड़ा इंक्रीज़ है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़, तो उनका रेंज ऑफ मोशन कैसा है वो भी आप देखोगे। इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें जैसे कि हीमोग्लोबिन उनका कितना कम है, 5.7 ग्राम पर DL, तो ये तो बहुत कम है। नॉर्मल तो फीमेल में इतना होना चाहिए 12 से 16 या फिर 12 to 14 तो होना ही चाहिए, तो ये बहुत कम है। इसमें तो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की नीड आ जाती है, इतना कम है। फिर TL साथ में TLC भी हुआ है, RBC और प्लेटलेट, तो इन सब का तो काउंट ठीक है, पर जो पेशेंट का वो है HB वो बहुत कम है। तो ट्रीटमेंट में उनको जो ड्रग्स दी जा रही है वो है पेंटॉप। ये 40 करना है फ्रेंड्स, ठीक कर लेना, 40 mg, ठीक है। ये दे रहे हैं उनको, ये PPI होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, एंटासिड लिखा है, ठीक है। ये भी इंजेक्शन आयरन दे रहे हैं, TDS। फिर टैबलेट डोलो दे रहे हैं क्योंकि उनको फीवर भी है ना, इसलिए। तो ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक का काम भी करती है। फिर ये टैबलेट भी दे रहे हैं आयरन की, और ये फिर डोलो का इंजेक्शन दे रहे हैं। ये SOS में है, अगर ज़्यादा जैसे फीवर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है फिर कई बार इंजेक्शन देना पड़ता है। टैबलेट से काम चल रहा है ठीक है, नहीं तो फिर इंजेक्शन SOS का मतलब होता है जब ज़रूरत है, ठीक है, तब देना है। ये 100 ml में आता है। पैरासीटामोल का एक आता है इंजेक्शन, वो लिखा गया है यहाँ पे।
इंजेक्शन डोलो लिखा है ना, तो आप PCM लिख सकते हो इसको, डोलो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या है कि ये जो हम बना रहे हैं ना, केस स्टडी है। तो केस स्टडी में हम NCP पूरा बनाते हैं और साथ में केस की स्टडी करते हैं, जो डिज़ीज़ है, जो प्रॉब्लम है हमारे पेशेंट को, जो उसका डायग्नोसिस है, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, तो वही एक्सप्लेनेशन आ गई है यहाँ पे अब। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन क्या है? ये प्लेटलेट्स की, WBC, RBCs की। तो देखो यहाँ पे RBCs कितने सारे हैं, प्लेटलेट्स ये हैं और WBCs ये हैं। लेकिन जो अब नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि जब अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो RBCs की कितनी कमी आ जाती है। अब यहाँ देख सकते हो कितने कम हो गए हैं, कितने कम हो गए हैं। ऊपर देखो और इधर देखो। फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखना है कि भाई अनीमिया में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है अनीमिया, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे। तो इतना मैं आपको समझाने लगूँगी ना तो बहुत ही लॉन्ग हमारी वीडियो चली जाएगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा फटाफट से करा देती हूँ। इंट्रो आप देखो लिखते हो है ना, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखते हो, डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है उनका नंबर कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, डेफिशिएंसी हो रही है हीमोग्लोबिन की। और ये ग्रेडिंग दी हुई है, ग्रेड 1, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह से होता है ये। जैसे माइल्ड में क्या होता है कि 10 से कम हो जाएगा, 9 से कम हो जाएगा। फिर 7 से 9 तक जो है, 7 से 8 ये होता है अपना मॉडरेट कंडीशन। और सीवियर में तो फिर 7 जब 5 से कम यानी 6 से कम मान लो आप, मेरे ख्याल से 7 से कम को लेते हैं सीवियर, हाँ, तो वो आ जाएगा। फिर ये टाइप्स काफ़ी होते हैं अनीमिया के, यानी अनीमिया सिर्फ अकेला अनीमिया नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक है, एप्लास्टिक है, हीमोलाइटिक है, सिक्कल सेल में ऐसा RBC हो जाएगा, वो जल्दी से टूट जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा ना, तो वो जल्दी से टूट जाएगा। उस तरह से विटामिन B12 वगैरह की कमी से, वो फॉलिक एसिड की कमी से होता है, जो उसको हम अपना मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। एक परनीशियस एनीमिया भी होता है, वो इसमें लिखा नहीं है, आयरन की कमी से हो रहा है, तो फिर ये आयरन डेफिशिएंसी है। ये प्लास्टिक बड़ा ख़तरनाक, ये भी बड़ा डेंजर एनीमिया होता है। ये कॉजेज़ लिख दिए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। हेरिडिटी हो सकता है, इम्पेयर्ड RBC प्रोडक्शन है, हीमोलाइटिक है, थैलेसीमिया की वजह से, ड्रग टॉक्सिसिटी, हीमोलाइट, बहुत कारण है फ्रेंड्स, बहुत, इसमें तो कम ही लिखे हैं। प्रेगनेंसी में हो सकता है अनीमिया, ठीक है। और जैसे कि गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जैसे ब्लीडिंग हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन में, तो फिर हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा किसी का तो ब्लड लॉस हो जाएगा, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग से हो सकता है। यानी कि इतने सारे इसके कारण हैं जो इसमें लिखे भी नहीं है, वो मैंने आपको ऐसे बता दी, मुझे इससे याद आ रहे थे। ये पैथोफिजियोलॉजी की कैसे अनीमिया होता है, पूरा उसका साइकिल बताया है कि किस तरह से ये अकर हो रहा है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। फिर साइन एंड सिम्टम बताते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, मेन तो अनीमिया में फटीग, थका थका रहेगा बंदा, खून की कमी है तो वीकनेस तो आएगी ना। हार्ट रेट जो होता है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, इंक्रीज़ रहता है हार्ट रेट, शॉर्टनेस, ब्रेथ होगा, डिजीनेस, पेल स्किन होगा, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगेगा क्योंकि खून की कमी है, तो फिर वाइट वाइट सा दिखने लगेगा। कुछ लोग होता है वैसे ही कलर होता है, ऐसा होता है लाइट, लेकिन जैसे खून की कमी से बंदा जो है वो पीला पीला सफ़ेद से रंग का दिखने लगेगा। लैग क्रैम्प्स हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, बहुत चीज़ें होंगी इसमें। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अनीमिया के बाद क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क उसको बढ़ जाएगा, और मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि क्या है कि वाइटल्स वगैरह मॉनिटर करना है, फॉलोअर पोजीशंस को देना है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उसमें क्योंकि ऑक्सीजन दे सकते हैं, और बाकी आयरन की इसमें इंजेक्शन लगते हैं, आयरन की दवाइयाँ गोलियाँ देनी पड़ती है, कैप्सूल जो आयरन की टैबलेट्स आती है ना ओरली, वो देनी पड़ती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है इसमें आयरन का, ये देखो ये लिखा है आयरन डेक्स्ट्रॉन, ये भी दिया जाता है। अब आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या, ये वीकनेस होगी पेशेंट को, अनीमिया की वजह से फीवर है उसको, हमारे पेशेंट को फीवर भी है ना इसलिए फीवर वाला है, और लॉस ऑफ एपेटाइट है उसको, एनोरेक्सिया हो गया वो भी अनीमिया की वजह से, इंसोम्निया भी है, बॉडी एक भी है, दर्द हैं बॉडी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं एक साथ ही। फिर 1 बाय 1 करके आप अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस को, नर्सिंग प्रोसेस बना के, ये फॉर्मेट होता है, ये बना के एक्सप्लेन करते हो। जैसे फीवर का है तो फीवर के लिए क्या करेंगे आप, कैसे ट्रीट करोगे उसको,
एंटीपायरेटिक्स दोगे, है ना, स्पंजिंग वगैरह करोगे, उसकी असेसमेंट करते रहोगे, वाइटल्स नोट करोगे प्रॉपर्ली, है ना, ये सब करोगे। फ्लूइड जो है वो देने हैं पेशेंट को। तो ये हो गया ना आपका एक फर्स्ट हो गया ये अनीमिया के लिए। और फीवर के लिए भी है, ये देखो ये फीवर से रिलेटेड है। बॉडी एक पेशेंट को हो रहा है, अभी बॉडी एक जो हो रहा है फीवर की वजह से हो रहा है, अनीमिया की वजह से हो रहा है, उसमें आप कैसे असेसमेंट करोगे, कैसे ट्रीट कर सकते हो आप इसको, क्या आपका नर्सिंग केयर रहेगा। तो असेसमेंट सबसे पहले हमारा मेन रहता है, वाइटल्स वगैरह अनाल्जेसिक अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वैसे ही आपको देना है। अगला आता है हमारा इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है। तो अब इस नींद नहीं आ रही है तो क्या करेंगे। असेसमेंट तो सबसे पहला हमारा प्लान रहता ही है, वही एक्शन में हम बाद में लाते हैं। फिर उसकी पोजीशनिंग का ध्यान रखना है, कंफर्ट पोजीशन देनी चाहिए, कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करने चाहिए। थोड़ा सा उसका एनवायरनमेंट भी आपको ऐसा बनाना है कि उसको रात को नींद आए, ठीक है। काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, शांति वाली जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह, तब वो उसको नींद भी आएगी। या फिर इसमें जैसे कम लिखा है ना, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, बुक्स आप उसको रीडिंग के लिए बोल सकते हो। नींद किताबें खोल सबको नींद आ जाती है, तो उस किताबें उसको बोलना कि भाई पढ़ना शुरू कर दो तुम, और तुमको नींद आ जाएगी। ये सब आप कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, तो वो दे सकते हैं, नींद की जो दवाइयाँ होती हैं। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है फ्रेंड्स, जिनको प्रोग्रेस नोट बनाने नहीं आते उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं, देख लो। जितने दिन आपने उस पेशेंट को देखा, केयर करी, तो पहले दिन में आपको क्या मिला, उसकी कंडीशन में सुधार है या फिर उसकी कंडीशन ख़राब है, सब आपको लिख देना है, सब कुछ लिख देना है। पहले दिन में जैसे लिखा इन्होंने कि पेशेंट की जनरल कंडीशन जो है वो लुक इल, बीमार लग रहा है वो, उसको वाइटल साइन जो उसके हैं, उसको फीवर जो है वो 102 है, बॉडी एक उसका है मॉडरेट, यानी कम नहीं है, मॉडरेट है। फिर वीकनेस भी है, इंसोम्निया भी है, और इजीली डाइजेस्टेबल आयरन रिच डाइट, तो उसको आयरन रिच डाइट जो है वो दे रहे हैं, डाइजेस्ट वो कर पाए। और आयरन जो होता है ना वो आयरन अगर दे रहे हैं तो विटामिन सी भी देना चाहिए, अब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है वो आयरन के। दूसरे दिन में क्या हुआ कि उसका जो लुक है सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, अभी वाइटल्स भी उसके जो है वो वाइटल्स आर अनस्टेबल, फीवर रिड्यूस हो चुका है उसका। हाँ, तो जो जो आपको सुधार लगता है आप वैसा वैसा लिखना, ज़रूरी नहीं है कि जो इस पर लिखा है मैं आपको दिखा रही हूँ, जो जो ये बनाया गया है वही आपको उतारना है। आप अपनी तरफ से भी अपने पेशेंट की स्थिति में सुधार देखकर डेली लिख सकते हो। फिर वैसे ही उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा रहा है, उससे पूछना है कि भाई आप कितने दिन घंटे सो पाए रात को, ये सब आप पूछोगे। फिर डे 3 आ जाता है, तो उस दिन आपको जो भी स्थिति में सुधार लगा वो आप लिख सकते हो। इसमें तो सब काफ़ी कुछ ठीक है, रिड्यूस हो चुका है, बेटर हो गई स्लीप भी, सब कुछ ठीक है इसमें। आ गई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो लिखना है। जैसे सबसे पहले असेसमेंट, वाइटल मॉनिटर, डाइट टीचिंग। डाइट के बारे में बताना है कि आयरन जो होता है ना किस किस में होता है, गुड़ में होता है, ठीक है, अनार खाओ, हरी सब्जी खाओ, जो इसमें आयरन है वो सब आप थोड़ा पहले अपने आप पढ़ लेना, फिर पेशेंट को टीचिंग दे देना अनीमिया वाले को। फिर आप लिखते हो कि भाई रेस्ट करना है, आयरन के सप्लीमेंट लेने हैं, जो दवाइयाँ देते हैं टैबलेट्स वगैरह वो देना है, और ये वही सेम है ना। और डायग्नोस्टिक टीचिंग, एम्फेसाइज, कॉम्प्लियंस, ये सब तो आपका अपना काम है। और आयरन थेरेपी पेशेंट को रखना है 2-3 महीने। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जैसे कि उसमें तो लिखा है ना कि आयरन की उनको इंजेक्शन दिए, आयरन की टैबलेट्स दी, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की नीड पेशेंट को है तो वो भी लिखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ, कितने यूनिट हुआ वो भी आप लिख सकते हो। इसमें नहीं है ना तो आप ऐड कर सकते हो। हेल्थ टीचिंग देनी, हेल्थ टीचिंग में यही है कि आयरन वगैरह लेना है आपको। इसमें लिखा है कि स्टमक एन आवर और 2 आवर आफ्टर मील, तो ऐसा गैप देकर फिर उसको लेना है। और टैबलेट लेना है, ओनली 1 टैबलेट पर डे फॉर अ फ्यू डेज, देन इंक्रीज 2 टैबलेट्स पर डे, देन 3 पर डे, इस तरह। ये तो डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं, इसके बारे में इतना नहीं करना है आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप लिख सकते हो आयरन रिच डाइट के बारे में। फिर यहाँ पे ये बताया कि विटामिन सी रिच वो लेना है, फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें विटामिन सी है, वो क्या होता है कि आयरन की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है। तो इसमें भी लिखा स्ट्रॉबेरी है, टोमेटो है, ब्रोकली है, और जूसेस होते हैं, ऑरेंज में भी होता है, नींबू में भी होता है, वैसे बहुत खट्टे खट्टे जो चीज़ें हैं उनमें होता है, और जो गवावा है उसमें भी होता है, और आपका आंवला होता है उसमें भी,
हाई फाइबर रिच डाइट ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ यानी कि उससे तो 100-200 बीमारियाँ ऐसे ही आ जाती हैं, तो कब्ज़ ना हो। और बाकी आप इसके अलावा बहुत चीज़ें हेल्थ टॉक में ले सकते हो। लास्ट में आपको ये नहीं पेशेंट को बताना भूलना कि आपको आयरन की गोलियाँ दी जा रही हैं, आयरन की जो भी इंजेक्शन को दे रहे हैं, तो उससे स्टूल जो है वो डार्क आएगा। तो घबराना नहीं, कहीं वो सोचे कि खून आ गया है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, डार्क जैसा उनका स्टूल आ सकता है, ये ज़रूर बताना है पेशेंट को। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी। केस प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, एनसी बनाने में भी हेल्प हो जाएगी आपकी। वैसे तो मैंने एनसी भी काफ़ी सारे 2 बार मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है सिर्फ अनीमिया पे। ये फीवर विद अनीमिया का था और एक केस स्टडी थी। केस स्टडी मैंने अनीमिया की अभी तक बनाई नहीं है, ना ही आपके साथ शेयर करी है, तो ये वाला आपको हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको अगर हेल्पफुल रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।